Hello everyone, this is Soumya and in this video we are going to talk about a very significant electoral bill that is Election Law Amendment Bill 2021. Okay, so इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे that why it is in news, what is the historical background, what are the provisions of this bill, the benefits and the criticism. That means कि गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है इस बिल को लेके और ऑपोजिशन का क्या कहना है इसके बारे में, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे आज के वीडियो में. सो लेट अस स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन. Guys, try to answer it on your own, or else I'll be discussing it at the end of the video. So, if you want to know the answer for this question, watch the video till the end. Okay, so guys, let us start with this why it is in news. So, recently, Election Law Amendment Bill जो है 2021 ये अपर हाउस में पास हो गया. दैट मीन्स द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, दैट इज द राज्यसभा, हैज पास्ड द इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट बिल 2021. पहले ये लोकसभा में पास हो चुका है और अब ये राज्यसभा से भी पास हो गया है. व्हाट दिस बिल इज ऑल अबाउट? दिस बिल इज ऑल अबाउट लिंकिंग द इलेक्टोरल रोल डेटा विद द आधार कार्ड्स. ओके, सो आधार कार्ड और वोटर आईडी की लिंकिंग की जाएगी. दैट मीन्स यू हैव टू लिंक योर वोटर आईडीज विद द आधार कार्ड. ये प्रोविजन है, ये की कंसर्न है, हम कह सकते हैं रिसेंटली, जो बहुत ज्यादा डिबेटेबल भी हो रहा है. नाउ लेट अस सी कि व्हाई दिस इज सो इम्पोर्टेंट. ठीक है, इसका क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था. न्यूज तो फिलहाल ये है कि ये लोकसभा से ऑलरेडी पास हो चुका था, बट अब ये राज्यसभा से भी पास हो चुका है और इस बिल के तहत जो आपके वोटर आईडीज है उन्हें लिंक किया जाएगा आपके आधार से. आधार वी ऑल नो इज अ 12 डिजिट यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड विच इज provided to the people on the basis of their biometric data. Okay, now let us see that इसकी historical background क्या है. So it all started from 2015 जब इलेक्शन कमीशन ने स्टार्ट किया कि लोगों का जो वोटर आईडी है उसे आधार से लिंक किया जाए. लेकिन ऑब्वियसली बात है, ये मैंडेटरी नहीं था, ये वॉलेंटरी था. बट इस ड्राइव पे हॉल्ट लगाया सुप्रीम कोर्ट ने. इस ड्राइव पे हॉल्ट लगाया सुप्रीम कोर्ट ने इन अगस्त 2015, सेइंग दैट इट इज अगेंस्ट द प्राइवेसी ऑफ द पीपल. ठीक है, डेटा यहाँ पे कहीं पे भी प्रोटेक्टेड नहीं है एंड इट वायलेट्स द फंडामेंटल लॉज ऑफ द पीपल. एंड बिकॉज ऑफ दिस सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर हॉल्ट लगा दिया. 2017 का टाइम आता है और इलेक्शन कमीशन फिर से एक पिटिशन फाइल करता है रिलेटिंग टू continuing with this drive of linking the voter IDs with the Aadhaar card. But जो Supreme Court है, it again says that it does not, this thing actually does not have any legal backing. And as of now, this is actually the violation of the fundamental rights of the people. And so this interlinking is like kind of cannot be done. It cannot be done. Like, ठीक है. अब जो इलेक्शन कमीशन है या फिर हमारी गवर्नमेंट ने अब जो ये बिल प्रपोज किया है, ऑब्वियसली बात है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कोई लीगल बैकिंग नहीं है और इस ड्राइव के लिए. एंड सो अब गवर्नमेंट ने क्या करा है, गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट बिल जो है इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल प्रपोज किया है, यानी कि प्रेजेंट किया है. और इसमें गवर्नमेंट क्या कहती है कि व्हाई दिस बिल इज नेसेसरी. ठीक है, गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है इसके बारे में बात करते हैं. तो सबसे पहली बात तो है ये है कि इट विल वीड आउट द मल्टीपल एनरोलमेंट्स इन द नेम ऑफ द पर्सन. दैट मीन्स डुप्लीकेशन ऑफ डेटा की जो प्रॉब्लम है ये इससे रिजॉल्व हो जाएगी. कोई एक वोटर जो है वो शायद भोपाल में भी रजिस्टर्ड है, वहां पे भी उसने वोटर आईडी बनाया है, 20-30 साल बाद वो शायद कहीं और चला गया और वो मुंबई में जाके रहने लग गया और मुंबई में भी उसने वोटर आईडी अपना बना लिया. नाउ इससे क्या हो रहा है कि एक ही पर्सन का, क्योंकि हमारे पास कोई सिस्टमैटिक डेटा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है. वोटर आईडी जो है, आप शायद अभी के टाइम में तो ये चीज़ आपको नहीं दिखती है, लेकिन अगर आप लोगों की बात करो जिनकी एज 70-80 ईयर्स हो चुकी है, सो उन लोगों की बहुत सारी आपको मल्टीपल जगह से आपको ये जो है वोटर आईडीज मिल जाएंगे. ठीक है, इनफैक्ट एक ही सिटी में शायद 2 अलग अलग एड्रेस जब उन्होंने चेंज किए थे तो 2 जगह से उनका वोटर आईडी जो है वो बना हुआ. तो इस तरह की प्रॉब्लम्स एक्चुअली है प्रेजेंट में. आप प्रैक्टिकली इन्हें देख सकते हो, अपने आसपास देख सकते हो. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा हो रहा है. एक ही व्यक्ति का नाम मल्टीपल जगह पे रजिस्टर्ड है, एक ही व्यक्ति का नाम मल्टीपल जगह पे एनरोल्ड है. ठीक है, दैट मीन्स डबल ट्रिपल टाइम्स जो है वो एक ही पर्सन का नाम आ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो फेयर इलेक्शंस हैं वो कंडक्ट नहीं हो पा रहे हैं. ठीक है, नाउ फॉर द फ्री एंड फेयर इलेक्शंस,
ठीक है, और स्मूथ करने के लिए जो आपका वोटिंग प्रोसेस है, इसके लिए जरूरी है कि ये डी डुप्लीकेशन ऑफ डेटा किया जाए, यानी कि ये जो डुप्लीकेशन ऑफ डेटा का इशू है इसे सॉर्ट आउट किया जाए। अब ये कैसे होगा? जब आप आधार से लिंक करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि एक पर्सन का एक ही आधार आईडी है, ठीक है, और उसके बायोमेट्रिक सिर्फ एक ही जगह पे मैच हो सकते हैं। सो बाय लिंकिंग the Aadhaar with the voter ID, the problem of the duplication of the data can be sorted out, ये गवर्नमेंट का कहना है। सेकंड, गवर्नमेंट क्या कहती है? अमेंडमेंट्स टू द लॉज टू द इलेक्शन बिकम्स विल बिकम द जेंडर न्यूट्रल फॉर द सर्विस वोटर्स। ठीक है, अब ये सर्विस वोटर्स होते कौन है? जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस है, नेवी है, आर्मी है, जो हमारी एयरफोर्स है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस होती है, CISF एंड BSF एंड ऑल सच, ठीक है। अब ये क्या होते हैं? ये सारे हैं हमारे सर्विस वोटर्स। इनफैक्ट कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर देश के बाहर है, कहीं और पोस्टेड है, जो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है, वो कहीं और पोस्टेड है, तो ये लोग वोट कैसे करेंगे? तो इनके लिए एक कॉन्सेप्ट होता है सर्विस वोटर्स का, ठीक है। इसमें ये लोग कर सकते हैं प्रॉक्सी वोट, या फिर हम कहते हैं ये कर सकते हैं पोस्टल वोट, ठीक है, पोस्टल वोट। तो इसमें प्रोविजन होता है प्रॉक्सी वोट का। दैट मींस एनी सर्विस वोटर कैन नॉमिनेट अ पर्सन ऑन हिज बिहाफ हु कैन गो एंड वोट। एक तो ये तरीका है। दूसरा होता है पोस्टल वोट। दैट मींस गवर्नमेंट जो है ये अरेंजमेंट करती है कि उस पर्टिकुलर पर्सन तक जो अभी सर्विस में कहीं और पोस्टेड है, उस तक पोस्टल वे में जो उसका बैलेट है वो पहुंचाया जाए, और बहुत ही सीक्रेसी के साथ में उसके जो उसकी वोटिंग है वो कराई जाए, और वो वापस से सील करके रीपोस्ट होके वापस में आएगा। ठीक है, तो ये होता है पोस्टल वोट। अब ये अलाउड है सर्विस वोटर्स को। सर्विस वोटर की कैटेगरी हम समझ ही चुके हैं क्या होती है। जो पुलिस फोर्सेस में लोग होते हैं, ठीक है, ये अगर कहीं और पोस्टेड है, किसी और जगह पे पोस्टेड है जहां से ये वोट नहीं कर सकते, तो या फिर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय बाहर कहीं पोस्टेड है, अपने स्टेट के बाहर, अपने कंट्री के बाहर कहीं पोस्टेड है, जो आर्म फोर्सेस के लोग होते हैं स्पेसिफिकली, ये सारे के सारे सर्विस वोटर्स की कैटेगरी में आते हैं। अभी तक क्या होता था कि कोई भी, सपोज एग्जाम्पल लेते हैं, कोई आर्मी मैन है, ठीक है, कोई आर्मी मैन है, अब इनकी जो भी वाइफ होगी, ठीक है, सो ये अगर कोई मेल है और इनकी कोई वाइफ है जो कि साथ में ही रहती है, तो वाइफ को भी क्या कंसिडर किया जाता है? अभी तक वाइफ को भी सर्विस वोटर कंसिडर किया जाता था। लेकिन अगर कोई फीमेल है जो कि आर्मी में है, तो इनके जो हस्बैंड होंगे, इनको सर्विस वोटर कंसिडर नहीं किया जाएगा। दैट मीन्स ये सर्विस वोटर की तरह वोट नहीं कर सकते, इन्हें अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके ही वोट करना पड़ेगा। नाउ दिस इज काइंड ऑफ बायस्ड, ठीक है, ये तो हम कह सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। अब ऐसे केस में यहाँ पे हस्बैंड अगर आपके सर्विस वोटर हैं, तो वाइफ को तो सर्विस वोटर होने का बेनिफिट मिलता है, लेकिन अगर कोई फीमेल आर्म फोर्सेस में या किसी ऐसे सर्विसेज में है, अगर वो सर्विस वोटर है, तो इनके हस्बैंड को सर्विस वोटर होने का लाभ नहीं मिलेगा। यहाँ पे क्या क्या किया जाएगा? इस वाइफ शब्द को अमेंडमेंट के थ्रू, ठीक है, इस वाइफ शब्द को अमेंडमेंट के थ्रू चेंज कर दिया जाएगा स्पाउस से, ठीक है, स्पाउस से चेंज कर दिया जाएगा, ठीक है, स्पाउस से चेंज कर दिया जाएगा। दैट मीन्स अब यहाँ पे अमेंडमेंट के थ्रू क्या होगा? न्यूट्रल किया जाएगा, इसे जेंडर न्यूट्रल बनाया जाएगा। जो ये अभी मेल और फीमेल में कहीं ना कहीं चीजें डिस्क्रिमिनेटरी हो रही थी, इनको इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके इस वाइफ शब्द को रिप्लेस किया जाएगा स्पाउस से, और ये जिसमें वाइफ और हस्बैंड दोनों इंक्लूडेड होंगे। तो दैट मीन्स आपके आर्म फोर्सेज में मेल हो या फीमेल हो, उनके जो भी स्पाउस होंगे उनको बेनिफिट मिलेगा सर्विस वोटर होने का। ठीक है, तो ये स्पाउस वर्ड से रिप्लेस कर देंगे अगर हम, तो ये चीजें जो है वो कैसी बन जाएंगी? ये बन जाएंगी जेंडर न्यूट्रल। ठीक है, अब अमेंडमेंट किस में होने वाला है? तो बच्चों, एक होता है आपका दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950। ठीक है, आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 है हमारे पास, जो ये बताता है कि किस तरीके से एनरोल किए जाएंगे नाम, किस डेट के लोग जो है या किस एज के लोग जो है वो एनरोल कर सकते हैं, इलेक्टोरल प्रोसेस जो है वो कैसा होगा, ये सारी चीजें डिफाइंड है एक एक्ट में, जैसे कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950। अब इस रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 में ही हर चीज मेंशन है, सर्विस वोटर क्या होगा, इन सब की डेफिनेशंस मेंशन है, और इसमें ही अमेंडमेंट किया जाएगा, जहां हम देखेंगे कि वाइफ शब्द को रिप्लेस कर दिया जाएगा स्पाउस से। ठीक है, और
चीजों को जनरल जेंडर न्यूट्रल बनाया जाएगा, ठीक है, डिस्क्रिमिनेटरी नहीं रहेंगी अब चीजें। मेल और फीमेल दोनों के ही स्पाउसेस के लिए सेम रूल्स होंगे, ठीक है। थर्ड थर्ड हम देखते हैं यहाँ पे क्या कहा गया। इट विल प्रोवाइड रजिस्ट्रेशन ऑफ द न्यू वोटर्स ऑन 4 क्वालिफाइंग डेट्स इन प्लेस ऑफ द एग्जिस्टिंग January 1 ऑफ एवरी ईयर। व्हाट डज इट मीन? What does it mean? It means कि अभी क्या है, when you you know when you are of the age of 18, ठीक है, when you acquire the age of 18, तो now you are eligible to vote, ठीक है। यहाँ पे आप वोटर आईडी के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इसकी एक डेट थी 1 जनवरी। दैट मीन 1 जनवरी के बेस पे हर चीज कंसिडर की जाएगी। अब सपोज आप 18 ईयर्स के हुए हो 2 जनवरी को, ठीक है, लेकिन जो हमारी इलेक्टोरल रोल है या फिर वो वोटर लिस्ट है, वो साल में एक ही बार रिवाइज होती थी। दैट मीन्स 1 जनवरी को ही रिवाइज होती थी। अगर कोई पर्सन जो है, कोई बच्चा जो है, वो 2 जनवरी को 18 ईयर्स का हुआ है, तो उसे पूरे एक साल तक वेट करना पड़ेगा खुद को एनरोल करवाने के लिए, खुद का वोटर आईडी बनवाने के लिए, ठीक है, खुद को वोटर लिस्ट में एनरोल करवाने के लिए। नाउ इस चीज को थोड़ा और इजी कर दिया गया है, और सिर्फ January 1 ही नहीं, ठीक है, 4 डेट्स होंगी। दैट मीन्स 4 डेट्स कौन सी होंगी? 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर, ठीक है। दैट मीन्स अब जो हमारी इलेक्टोरल लिस्ट है, वोटर लिस्ट है, वो साल में एक बार नहीं, साल में 4 बार रिवाइज होगी। दैट मीन्स जो पर्सन अब 2 जनवरी को जिसका बर्थ हुआ है और वो 18 ईयर्स का हुआ है 2 जनवरी को, उसे पूरे एक साल वेट नहीं करना पड़ेगा। वो ये 1 अप्रैल के पहले पहले वाले इस बैच में वो कर सकता है अपना, मतलब वोटर आईडी के लिए अप्लाई कर सकता है, वोटर लिस्ट का पार्ट बन सकता है। तो यहाँ पे चीजें जो है, यानी कि वोटर्स जो है वो ज्यादा होंगे, टाइमली अपडेशन होगा, फ्रीक्वेंट अपडेशन होगा ऑफ द वोटर लिस्ट, जिससे वोटर्स जो हैं वो टाइम पे अपने आप को लिस्ट कर पाएंगे और उन्हें ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी वोट करने की, ठीक है। तो ये सारे बेनिफिट्स जो है वो हमें होने वाले हैं विद दिस बिल। अच्छा देखिए, January 1 ये डेट जो है, ये किसने डिसाइड करी है? तो ये भी हमारे इसी एक्ट में मेंशन्ड है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950। यही एक्ट बताता है कि वोटर लिस्ट साल में एक बार 1 जनवरी को रिवाइज की जाएगी। अब हमें डेट्स अगर चेंज करनी है, यानी कि 4 डेट्स इंक्लूड करनी है इसमें, तो इसमें अगेन अमेंडमेंट किया जाएगा। इसीलिए ये एक्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें पता होना चाहिए कि ये जो हम बात कर रहे हैं इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट बिल की, तो ये किसी चीज में अमेंडमेंट कर रहा है, चेंज कर रहा है। और ये किस में चेंजेस ला रहा है? ये ला रहा है चेंजेस इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 में। ओके गाइस, तो अभी तो हमने ये देखा कि इसकी नीड क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है। डुप्लीकेशन ऑफ डेटा की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। ये जो साल में एक बार वोटर लिस्ट जो हमारी अपडेट होती है, इसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, लोगों को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा हमने ये भी देखा, ये जो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कह सकते हैं हम एक तरह से था, ये जो बाइस्ड थी चीजें यहाँ पे थोड़ी सॉर्ट आउट हो जाएंगी, ये जेंडर न्यूट्रल हो जाएंगी सर्विस वोटर के केस में। ओके, लेकिन इस पूरे बिल के क्या सारे क्रिटिसिज्म है, यानी कि इस पूरे बिल में क्या सारे ऑपोजिशन क्या कहता है इसके बारे में। सो ऑपोजिशन इज सेइंग कि वोटर्स में बी disenfranchised. Now what is the meaning of disenfranchised? That means इन्हें वोट देने से मना किया जाएगा। यहाँ पे अभी गवर्नमेंट क्या कह रही है कि ये बिल कहता है, क्या वोटर आईडी को लिंक करना जरूरी है आधार से? तो ये बिल कहता है नहीं, जरूरी नहीं है, ये वॉलेंटरी है। जो लिंक करना चाहेगा वो करेगा, नहीं करना चाहेगा नहीं करेगा। तो यहाँ पे ये कहा गया कि हो सकता है आगे जाके ये प्रॉब्लम हो कि लोगों को डिसएनफ्रेंचाइज करा जाए, ठीक है। दैट मीन्स उन्हें वोट देने से मना किया जाए आने वाले इलेक्शन में। यहाँ पे हो सकता है कि ऑफिशियल्स ये कहने लग जाए कि अब तो लिंकिंग करना जरूरी है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे भी कई सारे वोटर्स जो है उनको मना किया जा सकता है वोट करने से। तो दैट मीन्स ये प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। दूसरा, हर्डल हर्डल टू वोटिंग, ठीक है, हर्डल टू वोटिंग। यहाँ पे भी विपक्ष का यानी कि ऑपोजिशन का यही कहना है कि यहाँ पे क्लियरली डिफाइंड नहीं है कोई भी चीजें, क्लियरली डिफाइंड नहीं है। अभी आप बिल्कुल भी नहीं बता रहे हो कि पूरा प्रोसेस जो है, अब आपने ये तो बोल दिया सर्विस वोटर के केस में क्या होगा, यहाँ पे प्रॉपरली अपडेशन होगा या फिर किस तरीके से चीजें होंगी, लेकिन
यहाँ पे भी आपने क्लियरली अभी भी डिफाइन नहीं किया है कि आधार से लिंक करने के बाद ये डेटा जो है वो कब तक अपडेट हो जाएगा। ठीक है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो है वो लोगों तक किस तरीके से पहुंचेगी, फिर स्मूथनिंग कैसे होगी इससे इलेक्टोरल प्रोसेस की। दैट मीन्स यहाँ पे काफी सारी चीजें जो है वो अभी भी डिसाइड होना बाकी है। आगे आने वाले टाइम में ये कहा जा रहा है कि जैसे माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं या फिर कोई भी होते हैं जो अपने घर से काफी दूर रह रहे होते हैं, ठीक है, वो वोट नहीं कर पाते हैं, तो इस प्रॉब्लम को भी सॉर्ट आउट किया जाएगा चीजों को डिजिटलाइज करके। लेकिन ये सारी चीजें कैसे होंगी आने वाले टाइम में, ये कैसे इंप्लीमेंट की जाएंगी, ठीक है, ये सारी खैर बातें हो रही हैं कि आने वाले टाइम में अगर हम आधार से लिंक करते हैं तो इन चीजों को भी हम कर पाएंगे। लेकिन ये सब कैसे होगा ये बिल जो है वो कहीं पे भी फिगर आउट नहीं करता है। सो ऑब्वियसली देयर आर गोइंग टू बी दी हर्डल्स इन दी वोटिंग एट द इनिशियल स्टेज। फर्दर कहा जा रहा है कि आधार इज नॉट द प्रूफ ऑफ द सिटीजनशिप। ठीक है, वोटिंग राइट्स किसके पास है, सिटीजन्स के पास में है। लेकिन आधार जो है वो कोई सिटीजनशिप का प्रूफ थोड़ी ना है, दैट इज जस्ट एन आइडेंटिटी प्रूफ। ठीक है, दैट इज जस्ट एन आइडेंटिटी प्रूफ, रेसिडेंस का प्रूफ है ये, लेकिन ये किसी सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। सो इट मेक्स एब्सोल्युटली नो सेंस ऑफ लिंकिंग द आधार, लिंकिंग द वोटर आईडी विद द आधार। फर्दर ये कहा गया है कि डेटा क्वालिटी इश्यूज, गवर्नमेंट अगर लिंक कर रही है आधार को विद वोटर आईडीज को आधार से, तो जो भी हमारे बैंक अकाउंट जो है वो आधार से लिंक्ड है, या हमारे जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स है सारे के सारे आधार से लिंक्ड है। ठीक है, तो ये जो हमारा प्राइवेट डेटा है ये मिसयूज किया जा सकता है। हाउ इज गवर्नमेंट गोइंग टू हैंडल ऑल दिस डेटा? यूआईडीआई किस तरीके से हैंडल करेगा, दैट इज द गवर्निंग अथॉरिटी ऑफ द आधार। ठीक है, या फिर इलेक्शन कमीशन इस डेटा को कैसे हैंडल करेगा? तो यहाँ पे क्या कंसेंट किस तरीके से लिया जाएगा इस डेटा को यूज करने के लिए? क्या ये कंसेंट एक बार व्यक्ति देने के बाद, किसी पर्सन ने एक बार कंसेंट दे दिया कि आप इस डेटा को यूज कर लो, बाद में क्या इस कंसेंट को रिवोक किया जा सकता है? यानी कि बाद में कभी उसे लगे कि अब मुझे अपना डेटा शेयर नहीं करना, तो क्या वो मना कर सकता है? तो ये सारी चीजें जो है वो अभी भी फिगर्ड आउट नहीं है। और डेटा प्राइवेसी के लिए ये एक बहुत बड़ा इशू है। मतलब मेन जो कंसर्न है ना, क्रिटिसिज्म जो है वो यही है कि ये डेटा प्राइवेसी को वायलेट करता है। ठीक है, किसी भी पर्सन की प्राइवेसी को ये वायलेट कर रहा है। ठीक है, अब हो क्या रहा है यहाँ पे, प्राइवेसी किस तरीके से वायलेट हो रही है हम ये देख लेते हैं। आप मुझे एक चीज बताइए, आप यहाँ पे आधार लिंक करोगे, इतना सारा आपका जो बैंक अकाउंट और क्रेडिट की डिटेल्स हैं सारी की सारी इलेक्शन कमीशन के पास में भी आ जाएंगी। अब इलेक्शन कमीशन कैसे ये इंश्योर करेगा कि इस डेटा को प्रोटेक्ट किया जाए? तो ये चीजें भी कहीं ना कहीं फिगर आउट करना जरूरी है। एंड द सेकंड थिंग इज कि अभी भी हमारा जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है वो अभी भी प्रोसेस में है। ठीक है, डेटा प्रोटेक्शन का जो बहुत बड़ा इशू इंडिया में चला आ रहा था बहुत टाइम से, हमारे पास कोई एक प्रॉपर एक्ट नहीं था, उसके लिए प्रॉपर लॉ नहीं था, वो अभी शायद प्रोसेस में है। ठीक है, उस प्रोसेस को कंप्लीट किए बिना कि डेटा किस तरीके से प्रोटेक्ट होगा उसके लिए ऑलरेडी हम वर्क कर रहे हैं डेटा प्रोटेक्शन बिल के थ्रू। जब वो बिल पास नहीं हुआ है तो उसके बीच में ये एक और ऐसा बिल ला देना जो कि डेटा प्रोटेक्शन को वायलेट कर रहा है कहीं ना कहीं, ये थोड़ा सा controversial है। ठीक है, so it makes no absolutely no sense if you present this data or if you pass this bill before the data protection bill। ठीक है, एक बार डेटा प्रोटेक्शन किस तरीके से होगा इंडिया में ये डिसाइड हो जाए उसके बाद इन मुद्दों पे बात की जा सकती है। ठीक है, इस तरह के बिल पे बात की जा सकती है जो अगेन डेटा से ही कहीं ना कहीं रिलेटेड है। तो ये भी कहना है विपक्ष का यानी कि ऑपोजिशन का। सो गाइस, दीज आर सम ऑफ द क्रिटिसिज्म ऑफ दिस बिल। एंड इस वीडियो में हमने अच्छे से डिटेल में बात करी है कि ये बिल किस बारे में है, इसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, क्रिटिसिज्म क्या है और बेनिफिट्स क्या है, किस तरह के अमेंडमेंट्स इसमें किए जाएंगे, एंड फर्दर कि इसका पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। नाउ गाइस, लेट अस कम बैक टू द क्वेश्चन दैट आई आस्क्ड यू एट द बिगिनिंग ऑफ द सेशन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग एंड मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको मार्क करनी है यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट। सो लेट अस सी। स्टेटमेंट 1 कहता है द पार्ट 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इलेक्शन एंड establishes a commission for these matters। सो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन क्या है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। देखिए, दो तरह की बॉडीज होती है, एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल, एक होती है स्टैट्यूटरी। जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है उसके स्टैब्लिशमेंट के बारे में, जिसका स्टैब्लिशमेंट का बेस कॉन्स्टिट्यूशन है, उसे क्या कहा जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। और जो किसी एक्ट के तहत बनाई जाती है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, जैसे सेबी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये सब क्या है, ये एक एक्ट के थ्रू बनाई गई है, इसलिए ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। लेकिन इलेक्शन कमीशन हुआ, इसके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन्ड है, इसलिए ये क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे मेंशन्ड है, तो पार्ट 15 of the Indian Constitution।
Part 15 of the Indian Constitution deals with the Election Commission. ठीक है, इलेक्शंस के साथ में डील करता है आपका पार्ट 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और कौन से आर्टिकल्स? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 टू 329। 324 टू 329 deals with the election commission और we can say the elections basically। ठीक है, और यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है क्योंकि पार्ट 16 नहीं, पार्ट 15 of the Indian Constitution deals with the elections. Now, Article 3, option B देख लेते हैं। Article 324 to 328 of the Constitution deals with the powers, function, tenure, eligibility, etc. of the Commission and the member. तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा है कि आर्टिकल 324 to 329 of the Indian Constitution deals with the इलेक्शन कमीशन के जो भी पावर, फंक्शन, टेन्योर, एलिजिबिलिटी और सारी चीजें होंगी। सो 328 नहीं, ये होगा 329। इस वजह से ये स्टेटमेंट भी जो है वो गलत हो जाती है। स्टेटमेंट सी क्या कहता है? द बॉडी एडमिनिस्टर्स इलेक्शन टू द लोकसभा, राज्यसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन इंडिया एंड द ऑफिसेज ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इन द कंट्री। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल ही सही है। क्यों है ये सही? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ही क्या करवाता है? लोकसभा के, राज्यसभा के, जो विधानसभा होती है यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, इन सब के प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन सारे कौन करवाता है? ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। लोकल बॉडीज जो होती हैं इनके इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन नहीं करवाता है, ये याद रखने वाली बात है। ओके, तो ये स्टेटमेंट जो है वो पूरी तरह सही है और हमें मार्क करनी थी करेक्ट स्टेटमेंट एंड वी कैन सी दैट स्टेटमेंट सी इज करेक्ट एंड सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर। चलो, सही तो मिल गई। ऑप्शन डी को भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। द कमीशन कंसिस्ट ऑफ द वन चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द 3 इलेक्शन कमिश्नर्स। तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि इलेक्शन कमीशन में कौन होते हैं? एक तो होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और दो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा 3 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। नहीं, 3 नहीं, यहाँ पे 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। इनिशियली सिर्फ एक हुआ करते थे, फिर अमेंडमेंट किया गया और यहाँ पे फिर 2 और यानी कि मल्टीपल जो मेंबर्स हैं इसमें बनाए गए, जिसके तहत अब एट प्रेजेंट कंडीशन ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा 2 और इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं इस आपके इलेक्शन कमीशन में। So I hope you understood this thing. This was all about the election commission. So guys, this is all for now. I hope you liked the video and we'll come up with a next video next week and a very good video relevant for your preparation. So see you next week and this is all for now. Thank you everyone. Have a nice day.